चलिए दो समांतर रेखाएं खींचते हैं। आप इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है? यह देखने के लिए किसी भी एक रेखा से लंब दूसरी रेखा तक लें। यह कार्य दो अलग अलग बिंदुओं से करें और आप यह देखेंगे कि खींची दोनों रेखाखंडों की लंबाइयां समान हैं। अब इनके बीच कुछ त्रिभुज और चतुर्भुज बनाते हैं जिनके सम्मुख शीर्ष दोनों रेखाओं पर स्थित हैं। क्या इन त्रिभुजों और चतुर्भुजों की भी ऊंचाइयां समान होंगी? वीडियो पॉज करके आप इसके बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, इन समांतर रेखाओं के बीच इस तरह बनी सभी आकृतियों की ऊंचाई समान होगी। दोस्तों, इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं और जांचते हैं कि स्क्रीन पर दी गई आकृतियां क्या एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं या नहीं। पहली आकृति में त्रिभुज ABC और चतुर्भुज EBCD में भुजा BC उभयनिष्ठ भुजा है, या हम कह सकते हैं कि दोनों आकृतियां एक ही आधार BC पर स्थित हैं। लेकिन यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, क्योंकि दोनों आकृतियों में यानी त्रिभुज ABC में आधार BC के सम्मुख शीर्ष A और चतुर्भुज EBCD के आधार BC के सम्मुख शीर्ष E और D BC के समांतर एक रेखा पर स्थित नहीं हैं, इसलिए इनकी ऊंचाइयां समान नहीं हैं। दूसरी आकृति में हम देख सकते हैं कि दोनों चतुर्भुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, या हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही आधार QR पर स्थित हैं। क्या यह आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? जी नहीं। चलिए तीसरी आकृति में बताइए कि इन त्रिभुजों की ऊंचाइयों और आधार के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इनमें भुजा WX उभयनिष्ठ भुजा है, यानी हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार WX पर स्थित हैं, लेकिन यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। यानी यह तीनों आकृतियां समान आधार वाली आकृतियां हैं, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं हैं। अब देखते हैं कुछ और आकृतियां। पहली आकृति में दो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज ABCF और चतुर्भुज GBDE। क्या यह दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं? जी नहीं। चतुर्भुज ABCD का आधार BC है, जबकि चतुर्भुज GBDE का आधार BD है। क्या यह दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं? जी हाँ, यह दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं AE और BD के बीच स्थित हैं, लेकिन समान आधार वाले नहीं हैं। उसी प्रकार दूसरी आकृति में हम देख सकते हैं यह दोनों त्रिभुजों के आधार एक नहीं हैं, अलग अलग हैं, परंतु यह दोनों त्रिभुज समांतर रेखाएं PT और QS के बीच स्थित हैं। चलिए अब आखिरी कुछ आकृतियों को देखते हैं। पहली आकृति में चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज EBC एक ही आधार BC पर स्थित है, और यह दोनों समांतर रेखाएं AD और BC के बीच हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ इन दोनों समांतर रेखाओं में से एक रेखा आधार BC है। त्रिभुज EBC के आधार BC का सम्मुख शीर्ष E और चतुर्भुज ABCD के आधार BC के सम्मुख शीर्ष उसकी समांतर रेखा AD पर स्थित हैं। उसी तरह दूसरी आकृति में दोनों चतुर्भुजों का आधार एक ही है, आधार QR, और यह भी दोनों समांतर रेखाओं PS और QR के बीच स्थित हैं। यहाँ QR आधार है
और QR समांतर है PS के। दोस्तों, यह सभी आकृतियों के समान आधार हैं और ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इस प्रकार समांतर रेखाओं के बीच स्थित होने के कारण इन सभी आकृतियों की ऊंचाई भी समान है। कई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? आप वीडियो को पॉज करके स्वयं इसका प्रयास करके देखें। चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज PTUS के आधार एक ही हैं, आधार PS, और यह दोनों चतुर्भुज दो समांतर रेखाओं PS और QR के बीच स्थित हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों समांतर रेखाओं में से एक रेखा PS है जो इन दोनों चतुर्भुजों का सामान्य आधार है, और क्योंकि ये एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इस प्रकार के दोनों चतुर्भुजों के आधार PS के सम्मुख सभी शीर्ष QR पर स्थित हैं। इसीलिए इनकी ऊंचाइयां भी समान होंगी। दूसरी आकृति में दो अलग अलग आकृतियां हैं। एक है त्रिभुज AED और दूसरी चतुर्भुज ABCD, जो दो समांतर रेखाओं AD और BC के बीच स्थित हैं, और इनका आधार भी एक ही है, आधार AD। आप देख सकते हैं कि इनकी भी ऊंचाइयां बराबर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली आकृति की ओर। इस आकृति को देखकर बताइए कि यह किन दो समांतर रेखाओं के बीच है और क्या इनके आधार भी एक ही हैं? सबसे पहली बात कि यहाँ पर रेखाओं का कोई भी युग्म समांतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज WXYZ और त्रिभुज VZY के आधार एक ही हैं। यह समान आधार वाली आकृतियां तो हैं, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच स्थित न होने पर समान ऊंचाई वाली आकृतियां नहीं हैं। चलिए लेते हैं अगली आकृति। यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD दोनों एक ही समांतर रेखाओं BD और XY के बीच स्थित हैं, लेकिन इनके आधार अलग अलग हैं, इसीलिए यह समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, लेकिन समान आधार वाले नहीं हैं। अब बढ़ते हैं इस सत्र की आखिरी आकृति की ओर। दोस्तों, क्या यहाँ पर त्रिभुज EBF और चतुर्भुज ABCD का आधार एक ही है? क्या यह दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर सोच सकते हैं। दोस्तों, इनके आधार एक नहीं है, जो कि आकृतियों को देखकर ही पता चलता है। क्या इनकी ऊंचाइयां समान हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकी ऊंचाइयां भी समान नहीं हैं। त्रिभुज का शीर्ष E भुजा AD के नीचे है, और हम देख सकते हैं कि यह दोनों आकृतियां न तो एक ही आधार पर हैं और न एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अगर हमें एक ऐसी आकृति दी जाए जिसमें दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो उनके क्षेत्रफल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वीडियो पॉज कर आप इस पर विचार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुना होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। दोस्तों, हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर चुके हैं, और अगर इस आकृति को देखें तो क्या हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ARS का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल के? जी हाँ, चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। अगर हम यहाँ एक और त्रिभुज बनाएं
त्रिभुज BRS, तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BRS का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणे चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल के? जी हाँ, क्योंकि त्रिभुज BRS और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। चलिए इसे समीकरण 2 कह लेते हैं। अगर इन दोनों परिस्थितियों को देखें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी त्रिभुज ARS और त्रिभुज BRS जो एक ही आधार RS और एक ही समांतर रेखाओं AB और RS के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। आप यहाँ और भी त्रिभुज जो एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों को लेकर जांच सकते हैं और पाएंगे कि उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। इसके आधार पर हम एक प्रमेय पर पहुंचे हैं जो बताता है कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? मान लीजिए हमें यहाँ आकृति दी गई है। यहाँ हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस आकृति को देख आप त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR के बारे में और क्या कह सकते हैं? यहाँ इन दोनों त्रिभुजों के आधार QR भी समान हैं। इस दी गई जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। चलिए इस पर चर्चा करें। त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करें तो हमें मिलेगा 1/2 गुणे, यहाँ त्रिभुज PQR का आधार है QR, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुणे QR गुणे ऊंचाई। हमें यहाँ ऊंचाई की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो चलिए इसे H1 मान लेते हैं। इसी तरह हम त्रिभुज SQR में भी त्रिभुज के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और हमें यह मिलेगा, जहाँ H2 त्रिभुज SQR की ऊंचाई है। अब हम इन दोनों भागों को देखें तो यहाँ 1/2 और आधार समान है। आगे हल करने पर अब यहाँ केवल ऊंचाई बची है, इसलिए हम कह सकते हैं कि H1 बराबर है H2 के, यानी त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR की ऊंचाई बराबर है, यानी भुजा QR से शीर्ष P और S बराबर दूरी पर होंगे। यदि हम P और S को एक रेखा खींचकर जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि PS और QR समांतर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। और इस तरह हमने प्रमेय का विलोम भी सिद्ध किया, जो कहता है कि एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। प्रश्न से करते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज KLMN एक समांतर चतुर्भुज है तथा त्रिभुज ONL और त्रिभुज KON का क्षेत्रफल क्रमशः 10 और 15 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिभुज LMN और त्रिभुज OMN का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों,
हमें यहाँ त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दिया है कि चतुर्भुज KLMN एक समांतर चतुर्भुज है और NL इसका एक विकर्ण यानी डायगोनल है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज KLN और त्रिभुज LMN के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसे हम समीकरण 1 कहते हैं। आप आकृति में देख सकते हैं कि त्रिभुज KLN इन दोनों त्रिभुजों यानी त्रिभुज KON और त्रिभुज ONL से मिलकर बना हुआ है और हमें त्रिभुज KON और त्रिभुज ONL इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है। इसीलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जोड़कर हम त्रिभुज KLN का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार समीकरण 2 में इनका मान प्रतिस्थापित करें तो हमें त्रिभुज KLN का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज KLN और त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बराबर है, यानी त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल भी 25 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब त्रिभुज OMN का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज OMN और त्रिभुज LMN ऐसे दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार MN पर स्थित हैं और एक ही समांतर रेखाओं KL और NM के बीच स्थित हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज OMN और त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी त्रिभुज OMN का क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में रेखा X और रेखा Y समांतर है, तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं। आइए पहले विकल्प पर चर्चा करें। दी गई आकृति में हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ का आधार एक ही है PQ और ये दोनों समांतर रेखाओं X और Y के बीच स्थित हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ के क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी हमारा पहला विकल्प सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की ओर। अब त्रिभुज APE और त्रिभुज AQE पर चर्चा करेंगे। क्या त्रिभुज APE और त्रिभुज AQE का आधार एक ही है? जी हाँ, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार AE पर बने हुए हैं और ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं X और Y के बीच स्थित हैं। और हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अतः ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी हमारा दूसरा विकल्प भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। अब आप त्रिभुज POQ और त्रिभुज PCQ को ध्यान से देखिए। इनका आधार एक ही है, आधार PQ। अगर इनका आधार एक ही है तो क्या इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा? जी नहीं। आकृति में हम देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं हैं। अतः इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, यानी हमारा यह विकल्प
गलत है। इसी प्रकार आप बाकी विकल्पों की तुलना स्वयं या अपने सहपाठियों के साथ करने का प्रयास करें। जाने से पहले मैं आपको चौथे विकल्प के लिए एक संकेत देती हूँ। बिंदु O और बिंदु F से जाने वाली एक रेखा खींचिए। चलिए इस रेखा को Z कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यह रेखा Z रेखा Y के समांतर होगी। आकृति में त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजा PR और QR बराबर हैं। बिंदु M और N क्रमशः भुजा PR और QR के मध्य बिंदु हैं। बिंदु R रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और AB PQ के समांतर है और यह दोनों रेखाएं BNP और AMQ सीधी रेखाएं हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल त्रिभुज BPR के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों, आप वीडियो पॉज कर इसका उत्तर सोच सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ त्रिभुज AQR और त्रिभुज BPR का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज AQR चतुर्भुज MNRA और त्रिभुज MNQ से मिलकर बना है और त्रिभुज BPR चतुर्भुज MNBR और त्रिभुज MNP से मिलकर बना है। इस प्रश्न का उत्तर हम दो भागों में निकालेंगे। पहले भाग में हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज MNQ का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज MNP के क्षेत्रफल के, और दूसरे भाग में हम सिद्ध करेंगे कि चतुर्भुज MNRA और चतुर्भुज MNBR का क्षेत्रफल बराबर है। आप वीडियो पॉज कर इन दोनों निष्कर्षों पर कैसे पहुंचे उसे सोच सकते हैं। चलिए पहला भाग देखते हैं। दोस्तों, हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजा PR भुजा QR के बराबर है। हमें दिया है कि बिंदु M और बिंदु N क्रमशः भुजा PR और QR के मध्य बिंदु हैं। इसीलिए PM MR के बराबर होगा और QN NR के बराबर होगा, और हम इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि MR भी NR के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। दोस्तों, अब त्रिभुज PQR को ध्यान से देखिए। बिंदु M और बिंदु N क्रमशः भुजा PR और भुजा QR के मध्य बिंदु हैं। हम मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा कह सकते हैं कि रेखाखंड MN समांतर है भुजा PQ के। दोस्तों, अब आकृति को ध्यान से देखिए। त्रिभुज MNQ और त्रिभुज MNP का आधार एक ही है MN। इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसे समीकरण 5 मान लीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने पहला भाग सिद्ध कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। दोस्तों, आप चतुर्भुज MNRA और चतुर्भुज MNBR के बारे में क्या कह सकते हैं? इन दोनों चतुर्भुजों को ध्यान से देखिए। चतुर्भुज MNRA और चतुर्भुज MNBR यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो क्या हम यहाँ इस प्रमेय का उपयोग कर यह कह सकते हैं कि इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे?
दोस्तों, वीडियो पॉज कर आप इसका जवाब सोच सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ इस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित तो है, परंतु यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसीलिए हम यहाँ इस प्रमेय का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आप इन दोनों चतुर्भुजों को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि चतुर्भुज MNRA इन दो त्रिभुजों से मिलकर बना है और चतुर्भुज MNBR इन दो त्रिभुजों से। यहाँ त्रिभुज MNR इन दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों, त्रिभुज MRA और त्रिभुज NRB को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो हम इन दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को बराबर कह सकते हैं। दोस्तों, हमें दिया गया है कि AB समांतर है PQ के और हम जानते हैं कि MN भी समांतर है PQ के, इसलिए MN और AB भी समांतर होंगे। यदि हम MR को तिर्यक रेखा माने, तो कोण MRA और कोण NMR एकांतर अंतःकोण होंगे और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे, तो बने एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इसलिए यह दोनों बराबर होंगे और इस प्रकार कोण MNR और कोण NRB भी बराबर होंगे। हमें समीकरण 4 से यह ज्ञात है कि MR और NR बराबर हैं, यानी त्रिभुज MNR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए यह दोनों कोण NMR और कोण MNR बराबर होंगे। अब इन समीकरणों की सहायता से हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों कोण भी बराबर हैं। अब त्रिभुज MRA और त्रिभुज NRB को देखिए। हमें दिया है कि बिंदु R भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए भुजा RA और भुजा RB बराबर होंगे और हमने देखा कि कोण MRA और कोण NRB बराबर हैं और भुजा MR और NRB बराबर हैं। इसीलिए यह त्रिभुज MRA और त्रिभुज NRB भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों चतुर्भुजों में यह दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं और यह उभयनिष्ठ त्रिभुज है। इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। दोस्तों, हम त्रिभुज AQR के क्षेत्रफल को इस प्रकार लिख सकते हैं और त्रिभुज BPR के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। इन दोनों चतुर्भुजों यानी MNRA और MNBR का क्षेत्रफल बराबर है और हमने देखा कि यह दोनों त्रिभुज यानी MNP और MNQ भी बराबर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया। शुरुआत एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी से करते हैं। इस प्रकार की शीट लीजिए जिस पे समान दूरी पर बिंदु बने हों। इसे हम आइसोमेट्रिक शीट कहते हैं। इस पर हम इस तरह समांतर चतुर्भुज PQRS की रचना करेंगे। अब शीर्ष S से भुजा PQ पर एक बिंदु T लें और ST को जोड़ें। यहाँ हमें एक त्रिभुज मिला, त्रिभुज PTS। यहाँ हम देख सकते हैं कि त्रिभुज PTS
और चतुर्भुज TQRS मिलकर समांतर चतुर्भुज PQRS का निर्माण करते हैं। चलिए त्रिभुज को यहाँ से काट लेते हैं और इसे चतुर्भुज के इस ओर QR से जोड़कर रख देते हैं। मान लीजिए बने हुए चतुर्भुज का नाम TURS है। क्या आप बता सकते हैं कि चतुर्भुज TURS किस प्रकार का चतुर्भुज है? हम देख सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं व समांतर हैं। यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, यदि हम समांतर चतुर्भुज TURS की तुलना समांतर चतुर्भुज PQRS से करें तो क्या इन दोनों में कुछ समानता है? वीडियो पॉज कर इस पर विचार करें। दोस्तों, यहाँ हमने केवल त्रिभुज PTS को एक ओर से काटकर दूसरी ओर जोड़ा है, बिना कोई और बदलाव किए। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह दोनों समांतर चतुर्भुज त्रिभुज PTS और चतुर्भुज TQRS से मिलकर बने हैं, यानी इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PQRS और TURS दोनों एक ही आधार RS और एक ही समांतर रेखाओं PU और RS के बीच स्थित हैं और इनके क्षेत्रफल भी समान हैं। यह एक प्रमेय है जो कहता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। चलिए इसका गणितीय प्रमाण देखते हैं। चलिए अभी क्रियाकलाप में लिए गए चतुर्भुज ही लेते हैं। हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज TURS। यह दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार RS और एक ही समांतर रेखाओं PU और RS के बीच स्थित हैं। हमें सिद्ध करना है कि इनका क्षेत्रफल बराबर है, जहां हम क्षेत्रफल को इस प्रकार दर्शाते हैं। यहाँ AR एरिया यानी क्षेत्रफल को दर्शाता है। आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज PQRS त्रिभुज PTS और चतुर्भुज TQRS से मिलकर बना है, यानी चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज PTS के क्षेत्रफल और चतुर्भुज TQRS के क्षेत्रफल से। उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज TURS त्रिभुज QUR और चतुर्भुज TQRS से मिलकर बना है। इसीलिए चतुर्भुज TURS का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज QUR और चतुर्भुज TQRS के क्षेत्रफल के। चलिए इसे समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 1 व 2 में हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज TQRS सामान्य चतुर्भुज है और इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने के लिए, यानी चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज TURS के क्षेत्रफल से, हमें यह सिद्ध करना होगा कि त्रिभुज PTS और त्रिभुज QUR के क्षेत्रफल बराबर हैं। और अगर त्रिभुज PTS और त्रिभुज QUR को देखें तो इसमें कोण TPS बराबर है कोण UQR के, क्योंकि PS समांतर है QR के और PU एक तिर्यक रेखा है जिससे यह संगत कोण का एक युग्म बना रहे हैं। उसी प्रकार कोण PTS बराबर है कोण QUR के, क्योंकि TS समांतर है UR के और PU एक तिर्यक रेखा है जिससे यह संगत कोण का एक युग्म बना रहे हैं। अब चूंकि इस त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं, इसलिए तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण PST बराबर होगा कोण QRU के।
त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार और भुजा PS बराबर है भुजा QR के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इसीलिए यह दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज PTS सर्वांगसम है त्रिभुज QUR के और सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसीलिए त्रिभुज PTS का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज QUR के क्षेत्रफल के। अब अगर हम समीकरण 1 में त्रिभुज PTS की जगह त्रिभुज QUR रखें तो समीकरण हो जाएगा और दाहिनी ओर और दोनों क्षेत्रफल जुड़कर हो जाएंगे TURS का क्षेत्रफल। इसीलिए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर है TURS के क्षेत्रफल के। और इस प्रकार हमने गणितीय रूप से भी सिद्ध किया कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो क्या इसका विलोम भी सत्य है? यानी क्या समान आधार और समान क्षेत्रफल वाले चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे? आप इस पर विचार जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। समाप्त किया था कि क्या समान आधार या बराबर आधार वाले समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं? तो चलिए आज का सत्र इसी से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें दो बराबर आधार वाले समांतर चतुर्भुज ABCD और PQRS दिए गए हैं जो क्षेत्रफल में बराबर हैं, यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई होता है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ABCD की आधार और ऊंचाई क्रमशः B1 और H1 है। उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज PQRS की आधार और ऊंचाई क्रमशः B2 और H2 है। इसीलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और चूंकि इन दोनों चतुर्भुजों के आधार बराबर हैं, इसीलिए B1 बराबर B2 रखने पर हमें यह मिलेगा और इस प्रकार हमें H1 बराबर H2 प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं कि इन दोनों समांतर चतुर्भुज जिनका आधार बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है, उनकी ऊंचाई भी बराबर है, यानी H1 बराबर है H2 के, यानी यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और हमें यह दिया हुआ है कि चतुर्भुज PQTU एक आयत है और भुजा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भुजा PU का मान ज्ञात करें। चलिए इसका हल देखते हैं। हमें पता है कि PQTU एक आयत है और आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर आयत PQTU और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। हमें समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, यानी आयत PQTU का क्षेत्रफल भी 18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा।
आयत PQTU में PQ आधार है और PU ऊंचाई, जहां हमें आधार PQ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई होता है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं और इस तरह हमें PU बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में भुजा CD का माप 8 सेंटीमीटर है और लंब AG का माप 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और दूसरा, अगर 2DE बराबर AG है तो आयत CDEF का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम पहले भाग से शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई होता है। आकृति देखकर आप इसके आधार के बारे में क्या कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार CD बराबर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई AG बराबर 6 सेंटीमीटर है। हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो हमें मिलेगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब लेते हैं अगला उप प्रश्न। यहाँ हमें आयत CDEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ आधार CD है और ऊंचाई DE है, तो चलिए सूत्र का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल निकालते हैं, जो होगा, दोस्तों यहाँ हम DE की जगह 1/2 AG लिख सकते हैं और इस प्रकार अब यह हो जाएगा। सभी भुजाओं का मान रखकर हल करने पर हमें क्षेत्रफल मिलेगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, क्योंकि बराबर आधार होते हुए भी आयत की ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई की आधी है। प्रश्न, दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज JKLM और आयत JKON के क्षेत्रफल समान हैं, तो बताइए समांतर चतुर्भुज JKLM का परिमाप और आयत JKON के परिमाप समान होंगे या नहीं। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज JKLM और आयत JKON की उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा JK, हम कह सकते हैं कि इनका आधार एक ही है। भुजा JK, हम जानते हैं कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। हम कह सकते हैं कि यह दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं JK और MO के बीच स्थित हैं। यहाँ हम जानते हैं कि इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। परंतु क्या हम यह इनके परिमाप के लिए भी कह सकते हैं? चलिए दोनों चतुर्भुजों के परिमाप लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज JKLM का परिमाप यानी सभी भुजाओं की लंबाई का योग है JK योग KL योग LM योग MJ, और आयत JKON का परिमाप है JK योग KO योग ON योग NJ। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे सम्मुख भुजाओं का योग, और क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2JK योग 2MJ समांतर चतुर्भुज JKLM के लिए, और आयत के लिए 2JK योग 2NJ। यहाँ 2JK दोनों ही ओर उभयनिष्ठ है, इसीलिए हम समांतर चतुर्भुज JKLM और आयत JKON के परिमाप की तुलना
के लिए इनकी भुजाओं MJ और NJ की तुलना करनी होगी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध आएगा? क्या यह दोनों बराबर होंगे? चलिए मैं आपको एक संकेत देती हूँ। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज JNM में JNM एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण JNM के सामने वाली भुजा JM कर्ण है, और हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं भुजा JM बड़ी होगी JN से, या कह लें MJ बड़ी होगी NJ के। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक होता है। स्क्रीन पर दी गई आकृति को देखकर बताइए कि त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुज AQR और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार QR पर स्थित हैं। आकृति को देखकर क्या आप कुछ और भी बता सकते हैं? क्या यह आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? चलिए इसकी जांच करते हैं। अगर हम बिंदु A और बिंदु P को इस प्रकार जोड़ें, तो हम देख सकते हैं कि यह दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं AS और QR के बीच स्थित हैं। अब आप त्रिभुज AQR के क्षेत्रफल के बारे में क्या कह सकते हैं? चलिए मैं आपको एक संकेत देती हूँ। भुजा AQ के समांतर बिंदु R से भुजा PS पर रेखाखंड खींचिए, जो भुजा PS को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज AQRT में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर हम समांतर चतुर्भुज AQRT के क्षेत्रफल की बात करें तो हम जान चुके हैं, क्योंकि चतुर्भुज AQRT और चतुर्भुज PQRS दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, जो एक ही आधार QR और एक ही समांतर रेखाओं AS और QR के बीच स्थित है। इसलिए इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, यानी चतुर्भुज AQRT का क्षेत्रफल भी 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और अगर हम समांतर चतुर्भुज AQRT पर ध्यान दें, तो AR इसका एक विकर्ण है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, और सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज AQR और त्रिभुज RAT के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, और समांतर चतुर्भुज AQRT, त्रिभुज AQR और त्रिभुज RAT से मिलकर बना है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम त्रिभुज RAT की जगह त्रिभुज AQR भी लिख सकते हैं, यानी त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल चतुर्भुज AQRT के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसीलिए त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल होगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। अगर हम इस उदाहरण के समीकरण 2 को ध्यान से देखें, तो हम क्या कह सकते हैं? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ इस सूत्र की मदद से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें मिलेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और जैसे कि यह त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और
एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो इनकी ऊंचाई भी बराबर है। इसीलिए इस सूत्र के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा।